हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम गिल्स डेल्यूज और फेलिक्स गवात्री के बारे में पढ़ेंगे। आज जो 2022 में इंग्लिश नेट में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन सिर्फ जो गिल्स डेल्यूज हैं उनके बारे में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊँ भी लेक्चर ख़त्म होने के बाद कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था और आप उसको अपने आप से ही सोल्व कर लेंगे। फेलिक्स गवात्री के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर माइनर लिटरेचर की थ्योरी दी थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले गिल्स जो डेल्यूज हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया हो तो हो सकता है कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम में फेलिक्स गवात्री के बारे में भी हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गिल्स डेल्यूज की बायोग्राफी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या रचनाएं लिखी हैं और क्या वर्क लिखे हैं। मैं आपको जो भी कंप्लीट वीडियो करवाती हूँ वो हिंदी में करवाती हूँ क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में अपने आप से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। गिल्स डेल्यूज की जीवनी, रचनाकार और साहित्य में उनका योगदान पढ़ते हैं। गिल्स डेल्यूज का जन्म 1925 और उनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। एक प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनका जन्म पेरिस में हुआ था। उन्होंने साहित्य, दर्शन और राजनीति पर गहन विचार किया। उनकी शिक्षा पेरिस विश्वविद्यालय सोरबोन में हुई थी, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। डेल्यूज का काम संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की धारा से गहरा प्रभावित था। उनके वर्क देखते हैं अब। डेल्यूज ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिनमें से कुछ प्रमुख है। डिफरेंस एंड रिपीटेशन 1968 में इनकी बुक आई थी। इस पुस्तक में डेल्यूज ने अंतर और पुनरावृत्ति के माध्यम से वास्तविकता को समझने का प्रयास किया है, यानी डिफरेंस और रिपीटेशन। एंटी ओडिपस 1972 फेलिक्स गवात्री के साथ सहलेखन, यानी फेलिक्स गवात्री के वर्क में भी ये वर्क आएगा एंटी ओडिपस, क्योंकि दोनों ही ने ही मिलकर इस वर्क को लिखा है 1972 में। यह पुस्तक कैपिटलिज्म और सिजोफ्रेनिया श्रृंखला का एक पहला भाग है, जिसमें पूंजीवाद और मानसिकता के संबंधों की समीक्षा की गई है। ए थाउजेंड्स प्लेटो 1980 में आई थी। गवात्री के साथ सहलेखन, ये भी गवात्री के साथ इन्होंने लिखी है। यह कैपिटलिज्म और सिजोफ्रेनिया श्रृंखला का दूसरा भाग है, यानी कि ये तो पहला भाग था। कौन सा? एंटी ओडिपस 1972 में आया था, जो इन्होंने गवात्री के साथ पहला भाग लिखा था, और ये है सेकंड पार्ट ए थाउजेंड प्लेटो। ये दूसरा पार्ट है उसका। किसका? कैपिटलिज्म और सिजोफ्रेनिया का, जिसमें समाजशास्त्र, राजनीति और विचारधारा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। अंग्रेजी साहित्य में योगदान। डेल्यूज के विचारों का अंग्रेजी साहित्य और आलोचना में व्यापक प्रभाव रहा। उनके विचारों ने कई अंग्रेजी साहित्यकारों और आलोचकों को प्रेरित किया, विशेषकर उत्तर आधुनिकतावादी लेखकों को, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म राइटर को। उनके सिद्धांतों का उपयोग साहित्यिक पाठों के विश्लेषण, सांस्कृतिक अध्ययन और आलोचना में किया जाता है। डेल्यूज के राइजोम और जो एनालिसिस जैसे विचारों ने साहित्यिक संरचनाओं और विचारधाराओं को एक नई दृष्टिकोण से देखने की दिशा में योगदान दिया। डेल्यूज की रचनाएं और विचार अंग्रेजी साहित्य में नवाचार और सिद्धांत के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिन्होंने साहित्यिक अध्ययन की धारा को एक नए आयाम दिए। गिल्स डेल्यूज की माइनर लिटरेचर थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं कि ये माइनर लिटरेचर थ्योरी है, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्या है, उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे हम। गिल्स डेल्यूज और फेलिक्स गवात्री ने माइनर लिटरेचर की अवधारणा को विकसित किया है, जो उन्होंने फ्रांज काफ्का के कार्यों का विश्लेषण करते समय प्रस्तुत किया था। अब ये पूछ सकते हैं कि जो माइनर लिटरेचर की जो उनकी थ्योरी है, इसमें उन्होंने फ्रेंच काफ्का के जो वर्क है उनका एनालिसिस किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूछ सकते हैं कि फ्रेंच थ्योरी में उन्होंने किसके वर्क का एनालिसिस किया, तो फ्रांच काफ्का के वर्क का क्या किया है? एनालिसिस किया है। माइनर लिटरेचर का अर्थ है किसी बड़े साहित्यिक परंपरा के भीतर एक छोटा या हाशिए पर स्थित साहित्य होता है, यानी कि एक बड़ी परंपरा के भीतर एक छोटा, जिसका मतलब जो एक ऐसी लैंग्वेज जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है, उसका मतलब उसको बड़ा करके दिखाना। इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आगे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इस थ्योरी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। भाषा का डेट्रोइजेशन ऑफ लैंग्वेज।
माइनर लिटरेचर में लेखक एक प्रमुख भाषा का उपयोग करता है, लेकिन उसे एक नए अलग संदर्भ में प्रस्तुत करता है। यह मुख्य धारा की भाषा का पुनः प्रयोग है, जिससे नई सांस्कृतिक और सामाजिक संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। देखो कैसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। व्यक्तिगत और राजनीति के बीच, पहले हम इसकी टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको, देखो ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर, क्या है, डेटराइजेशन ऑफ लैंग्वेज। मतलब कि जैसे कोई लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हमारे जो राइटर थे उन्होंने इंडियन लिटरेचर को लिखने के लिए किया। यानी कि उसके जो लैंग्वेज ब्रिटिश वाली है, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे जो क्या नाम है रीति रिवाज हैं, वो सब ऐड करके एक वर्क लिखा। तो क्या वो लैंग्वेज, जैसी लैंग्वेज ब्रिटिश वाली लैंग्वेज थी, क्या वो वही लैंग्वेज रह गई? नहीं, उसके अंदर चेंज आ गया है, क्योंकि वो लैंग्वेज जब इंडियंस ने अपने वर्क में यूज़ की तो उस लैंग्वेज के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और यही डिफरेंस क्या कहलाता है, डेटराइजेशन ऑफ लैंग्वेज। व्यक्तिगत और राजनीतिक के बीच संबंध, द कनेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू द पॉलिटिकल। माइनर लिटरेचर व्यक्तिगत समस्याओं को सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में प्रस्तुत करता है। यानी कि जो सामाजिक और समस्याएं, जो व्यक्तिगत समस्याएं, यानी कि जो छोटी चीज़ है उसको बड़ा करके दिखाता है। व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति की निजी समस्याओं को सामूहिक समस्याओं के रूप में देखता है। यानी कि एक आदमी की समस्या को सारे समाज की समस्या के रूप में देखता है, उसे व्यापक सामाजिक ढांचे में रखता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, उसने अपनी जैसे पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया या कुछ कर दिया, तो ये नहीं कहेगा कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया। वो ये बोलेगा कि समाज के अंदर आजकल इतना अपराध बढ़ गया है कि लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरह से वो एक निजी व्यक्ति की समस्या को पूरी कम्युनिटी की समस्या के रूप में देखता है। कलेक्टिव अरेंजमेंट, माइनर लिटरेचर में लेखक व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि सामूहिक आवाज़ के रूप में सामने आता है। यानी कि एक व्यक्तिगत आवाज़ को नहीं उठाता माइनर लिटरेचर में, वो सामूहिक यानी कि जो कम्युनिटी है उसकी आवाज़ को उठाता है, सामने लाता है। यह समुदाय या समूह की आवाज़ को प्रस्तुत करता है, न कि केवल लेखक की व्यक्तिगत आवाज़ को। यानी लेखक ये नहीं कहता कि ये मेरा कहना है, बल्कि वो कहता पूरे समुदाय का ऐसा कहना है। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंच काफ्का का साहित्य, डेल्यूज और गवात्री ने काफ्का के साहित्य को माइनर लिटरेचर के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि उन्होंने फ्रांच काफ्का के लिटरेचर को किसमें, माइनर लिटरेचर के एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया है। कैसे? काफ्का ने जर्मन भाषा में लेखन किया। ठीक है, काफ्का ने जर्मन भाषा में अपने वर्क लिखे, जो कि चेक गणराज्य में एक प्रमुख भाषा थी। कौन सी? जर्मन। हालांकि काफ्का के लेखन में जर्मन भाषा का प्रयोग एक नए और असामान्य संदर्भ में हुआ। उनकी कहानियाँ जैसे द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस व्यक्तिगत समस्याओं को एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखती हैं। यानी कि ये कहने का मतलब है कि जो जर्मन भाषा थी वो काफ्का की खुद की लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, उन्होंने एक नई लैंग्वेज को लिया और नई लैंग्वेज को लेकर लोगों की जो समस्याएं थी उनको राजनीतिक और सामाजिक तौर के ऊपर सामने रखा। यानी कि उनको बड़े संदर्भ में रखा। और लैंग्वेज भी जो उसकी खुद की लैंग्वेज नहीं थी, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया? जर्मन लैंग्वेज को एक नए तरीके से यूज़ किया। भारतीय अंग्रेजी साहित्य, भारतीय अंग्रेजी साहित्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अंग्रेजी साहित्य में भी माइनर लिटरेचर का एक उदाहरण हो सकता है। भारतीय लेखक अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन उसे भारतीय संदर्भ और संस्कार में पुनः प्रस्तुत करते हैं। यानी कि वो जो लैंग्वेज है उसको किस में इन्वॉल्व करते हैं? वो भारतीय जो संस्कार हैं, संस्कृति हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में। उदाहरण के लिए सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन की कहानी को प्रस्तुत करता है। इस तरह के साहित्य में अंग्रेजी भाषा का उपयोग साहित्य संदर्भ में एक नया अर्थ और प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कि सलमान रुश्दी ने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज इंडियंस के कल्चर को मिला के उसको एक नई लैंग्वेज बना दिया। इसी को माइनर लिटरेचर बोला गया है। डेल्यूज की माइनर लिटरेचर थ्योरी साहित्यिक
साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो प्रमुख और हास्य के साहित्य के बीच के संबंधों की एक समझ को प्रस्तुत करती है। ठीक है। गिल डेल्यूज द्वारा भाषा का डेटराइजेशन। अब देखो ये क्या है डेटराइजेशन भाषा का। डेटराइजेशन का हिंदी में अर्थ है अप्रादेशीकरण। देखो, एक तो परदेशीकरण होता है, यानी कि कोई लैंग्वेज सिर्फ अपने प्रदेश में होती है, जो लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिश में थी। और अप्रादेशीकरण करना यानी कि उसका भौगोलिक क्षेत्र है उसको बढ़ा देना, यानी कि उस लैंग्वेज को हम दूसरे देशों में भी यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला गया, डेटराइजेशन। यह एक दार्शनिक और सामाजिक विज्ञान का शब्द है जो किसी स्थान, क्षेत्र या सांस्कृतिक संदर्भ से किसी तत्व या गतिविधि को अलग करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी एक लैंग्वेज का दूसरे क्षेत्र में जाकर डेवलप होना। इस प्रक्रिया में कोई वस्तु, विचार या सांस्कृतिक तत्व अपनी मूल भौगोलिक या सांस्कृतिक सीमाओं से बाहर निकलकर नए संदर्भों में प्रवेश करता है। समझ गए ना, कोई भी लैंग्वेज अपनी सीमाओं से निकलकर नए संदर्भों में प्रवेश करती है। गिल डेल्यूज और फेलिक्स ग्वात्री ने डेटराइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत की, जो भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह अवधारणा किसी भाषा को उसके मूल और या पारंपरिक संदर्भ से निकालकर एक नए और भिन्न संदर्भ में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया को समझाती है। इसका उद्देश्य है भाषा को नए सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों में प्रयोग करना है, जिससे नई संभावनाएं और अर्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज को एक जगह से निकालकर दूसरे किसी एरिया के अंदर डेवलप करना, और वो लैंग्वेज जब दूसरे एरिया में जाके डेवलप होगी तो वहाँ की संस्कृति और संदर्भ उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल, फ्रेंच काफ्का का साहित्य। काफ्का का जर्मन में लेखन करना, विशेष रूप से प्राग जैसे शहर में जहाँ जर्मन भाषा हाशिए पर थी। यानी कि प्राग जैसे शहर में जब जर्मन भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाशिए पर होना मतलब कोई चीज़ उस टाइम पे जो ये भाषा थी प्राग में, ये उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस टाइम पे काफ्का ने जर्मन भाषा का यूज किया और जर्मन भाषा का उपयोग करते हुए अपने कार्यों में इसे एक नए और भिन्न संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में जर्मन भाषा का डेटराइजेशन देखा जा सकता है। ठीक है, कि उन्होंने एक ऐसी भाषा को डेवलप किया जो उस स्टेट के अंदर जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी इतनी ज़्यादा इंग्लिश डेवलप नहीं हुई थी हमारे देश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे हाशिए पर ही थी, यानी कि एक लिमिट में ही थी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो अंग्रेज़ी भाषा में सलमान रुश्दी का वर्क लिखना भाषा का डेटराइजेशन है, और जर्मन भाषा में काफ्का का वर्क लिखना भाषा का क्या है, लैंग्वेज का डेटराइजेशन है। जहाँ भाषा को नए संदर्भ और अनुभवों में स्थापित किया गया है। भारतीय अंग्रेजी साहित्य। भारतीय अंग्रेजी साहित्य भी इस अवधारणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय लेखन अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ और संस्कार में पुनः प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए अरुंधति राय का उपन्यास द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके केरल की कहानी को प्रस्तुत करता है। राय ने अंग्रेजी को स्थानीय भाषाओं और बोलियों के साथ मिलाकर एक नया साहित्यिक रूप दे दिया, यानी कि उसके अंदर जो स्थानीय भाषा थी उसके कुछ वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करके इंग्लिश लैंग्वेज को अरुंधति रॉय ने एक नई लैंग्वेज के रूप में वहाँ पर बना दिया, यानी कि एक नई भाषा बना दिया, जिसको लैंग्वेज का डेटराइजेशन कहा गया, जिससे भाषा का डेटराइजेशन होता है। सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन का एग्जाम्पल ले लीजिए। रुश्दी का यह उपन्यास भी अंग्रेजी भाषा के डेटराइजेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भारतीय संदर्भ में किया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं को प्रस्तुत किया गया। इस उपन्यास में अंग्रेजी भाषा को नए संदर्भ में डाला गया है, जिससे भाषा का पारंपरिक अर्थ और स्वरूप बदल जाता है। डेल्यूज की यह अवधारणा साहित्यिक भाषा के पुनः परिभाषा और पुनः स्थापना की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण है। यह दिखाती है कि भाषा को नए संदर्भों में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, जिससे साहित्य और संस्कृति में एक नए अर्थ और दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। सॉरी भाई, फेलिक्स ग्वात्री के बारे में पढ़ना जरूरी भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं उनकी बायोग्राफी को। फेलिक्स ग्वात्री का जन्म 30 अप्रैल 1930 को
यूवे विले रोई फ्रांस में हुआ था। वे एक प्रमुख फ्रांसीसी मनोविश्लेषक, दार्शनिक और सृजनात्मकता विरोधी विचारक थे। गवात्री ने जीन ओरिपलस पैलेजोल के साथ प्रशिक्षुता की, यानी कि वे उनकी शिष्या रही, और बाद में लो क्लिनिक में कार्य किया। वे ला बोर्ड क्लिनिक में मनोविश्लेषण और समष्टि विश्लेषण का अभ्यास करते थे। उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उनके योगदान को दार्शनिक और मनोविश्लेषणात्मक क्षेत्रों में विस्तार देना है। यानी कि उनके वर्क के अंदर क्या मिलते हैं, जो दार्शनिक और मनोविश्लेषण क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, इसी के लिए वो प्रसिद्ध हुई हैं। उनके वर्क देखते हैं। कार्य, फेलिक्स गवात्री ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से प्रमुख हैं एंटी ओडिपस, कैपिटलिज्म एंड सिजोफ्रेनिया 1972, जो कि उन्होंने किसके साथ किया था, गिलेज डेल्यूज के द्वारा। यह पुस्तक मनोविश्लेषण, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्रों में क्रांतिकारी मानी जाती है। ए थाउजेंड प्लेटिव कैपिटलिज्म एंड सिजोफ्रेनिया, ये इसका सेकंड पार्ट है, जो हमने उसमें पढ़ा था, तो दोनों के सेम ही वर्क हैं भाई। यह भी डेल्यूज और गवात्री की संयुक्त रचना है, जिसमें रिजोमैटिक संरचना और अन्य जटिल विचारों का विस्तार किया गया। कॉस्मोसिस एंड एथिको एस्थेटिक पैराजिम 1992 में। यह पुस्तक गवात्री की व्यक्तिगत कार्य है, जिसमें वे कायस्मोसिस की अवधारणा को विस्तृत करते हैं। ठीक है। उसके बाद है द थ्री इकोलॉजीज 1989 में। इस पुस्तक में गवात्री ने पारिस्थितिक, सामाजिक और मानसिक पारिस्थितिक पर विचार किया है। माइनर थ्योरी का विचार गिलेज डेल्यूज और फेलिक्स गवात्री की संयुक्त रचनाओं में प्रकट होता है। यह अवधारणा साहित्य और संस्कृति की हाशिए पर रहने वाली भाषाओं, बोली और समूह के साहित्यिक योगदान की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। माइनर थ्योरी के प्रमुख बिंदु: हाशिए पर रहने वाले लेखन, माइनर साहित्य हाशिए पर रहने वाले समूह के अनुभवों और अभिव्यक्तियों को महत्व देता है। भाषा का प्रयोग: माइनर साहित्य में भाषा का उपयोग अभिनव और परिवर्तनीय होता है। राजनीतिकता: माइनर साहित्य हमेशा एक राजनीतिक संदर्भ में लिखा और समझा जाता है, जो कि सत्ता और विरोध के संबंधों को उजागर करता है। एग्जाम्पल: फेलिक्स गवात्री और गिलेज डेल्यूज की माइनर थ्योरी का एक एग्जाम्पल फ्रांज काफ्का का साहित्य, काफ्का की कहानियाँ और उपन्यास जैसे द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस। ये वर्क भी किसके हैं भाई, फ्रेंच काफ्का के माइनर थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि माइनर थ्योरी के अंदर फ्रेंच काफ्का के कौन से वर्क आते हैं, द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस। काफ्का ने चेक यहूदी होते हुए जर्मन भाषा में लिखा, जो कि उस समय हाशिए पर रहने वाली भाषा थी। उनके साहित्य में व्यक्तिगत अस्तित्व, सामाजिक असमानता और सत्ता के प्रतिरोध के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। इस प्रकार फेलिक्स गवात्री का जीवन और कार्य उनके दार्शनिक और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की जटिलता और विविधता को दर्शाता है। उनकी माइनर थ्योरी ने साहित्यिक अध्ययन में एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। फेलिक्स गवात्री ने की कायस्मोसिस, ये भी इन्होंने एक थ्योरी दी थी भाई, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। उनके थ्योरी और उनके विचारों को और सिद्धांतों के गहन अध्ययन की मांग करता है। यह थ्योरी एक प्रकार की दार्शनिक और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। मुख्यतः औपन्यासिकता, आत्मविश्वास, अस्तित्व के नए रूपों की खोज पर केंद्रित है। कायस्मोसिस थ्योरी का परिचय: कायस्मोसिस एक जटिल विचार है जो गवात्री की अन्य रचनाओं और विचारधाराओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह विचार व्यक्तिगत और सामूहिक अस्तित्व की प्रक्रियाओं, सृजनात्मकता, नई सामाजिक व्यवस्था की समझ विकसित करने के प्रयास में है। यानी इसके अंदर जो नई रचनाएं होती हैं, जो नई सामाजिक व्यवस्था होती है, उसको विकसित किया गया है इस वर्क के अंदर, यानी इस थ्योरी के अंदर। प्रमुख बिंदु सृजनात्मकता और आत्म विकास हैं। जो कायस्मोसिस का एक प्रमुख हिस्सा है सृजनात्मकता और आत्म विकास की प्रक्रिया। गवात्री के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक संरचना में निरंतर परिवर्तन होता है, जो कि सृजनात्मकता का स्रोत है। यानी कि जो आत्म विकास है, सामाजिक विकास है और जो सृजना, ये कहती है कि जब आदमी की जो
कोई भी आदमी है उसके दिमाग में उसमें जो परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि वो सृजनात्मकता की तरफ बढ़ता है। उसके बाद एक इन्होंने ये थ्योरी दी थी अंतरक्रियात्मक। गवात्री के अनुसार हमारा मानसिक और सामाजिक जीवन विभिन्न तत्वों और प्रक्रियाओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। ये भाई साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी है कि उन सामाजिक जीवन के विभिन्न जो तत्व और प्रक्रिया हैं वो उनके बीच अंतःक्रिया होती रहती है, जिसके माध्यम से हमारा मानसिक और सामाजिक विकास होता है। यह विचार उनके असेंबलाज के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जहाँ विभिन्न तत्व मिलकर एक नए अर्थ और अस्तित्व के रूपों का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक गवात्री ने पारिस्थितिक के 3 स्तर बताए हैं: पर्यावरणीय, सामाजिक और मानसिक। उनका मानना था कि तीनों स्तर आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण मान लीजिए, एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है। इस प्रक्रिया में कलाकार की व्यक्तिगत सृजनात्मकता और आत्म विकास शामिल होता है, जो कि कायस्मोसिस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी कला समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया करती है, जिससे नए विचार और दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर पारिस्थितिकी के संतुलन को भी दर्शाती है। इस प्रकार गवात्री की कायस्मोसिस थ्योरी व्यक्तिगत, सामूहिक विकास, सृजनात्मकता और सामाजिक परिवर्तन के जटिल नेटवर्क को समझने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही याद करना है कि कायस्मोसिस थ्योरी है उसके अंदर व्यक्तिगत, सामूहिक विकास, सृजनात्मकता, सामाजिक परिवर्तन के जटिल नेटवर्क को समझने में मदद मिलती, यानी ये चीज़ें मदद करती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, व्हाट डज एप्टली डिफाइन माइनर लिटरेचर अकॉर्डिंग टू गिल्ड डेल्यूज। एक मिनट, यानी कि व्हाट डज एप्टली डिफाइन माइनर लिटरेचर गिल्ड डेल्यूज के द्वारा, मतलब माइनर लिटरेचर को स्पष्टता से कैसे डिफाइन किया गया है। तो आंसर क्या है? सेकंड, डेटराइजेशन ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका नेट में। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है। So please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.